आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की भी है। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे बड़ी राजनीतिक सरगर्मी हुई जो हर तरफ चर्चा में आ गई। दरअसल कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विजेंद्र ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले दिनों चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी। वैसे अब बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खिलाड़ियों के भले के लिए काफी काम किए गए। एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक। दिल्ली में एक युवक को टर्शन और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, साथ ही बाइक को जब्त करते हुए अलग अलग धाराओं में चालान भी काटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप है कि इस युवक ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो लड़कियों के स्कूल के पास टर्शन दिखाते हुए बिना हेलमेट बाइक पर बैठकर सड़क पर जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मायूसी से फैल जाएगी माँ। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल 80 साल के बुजुर्ग ने 34 साल की महिला से शादी रचा ली। इनकी शादी में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। कहा जा रहा है कि पहली पत्नी के न रहने और फिर कर्ज की वजह से बालूराम परेशान रहने लगे थे। फिर मजाक में उनके दोस्त विष्णु ने उनकी एक रील बनाई जो वायरल हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत अमरावती की शीला इंगले से होने लगी। फिर दोनों ने सोमवार को कोर्ट मैरिज कर ली। बताया गया कि बालूराम का सोशल मीडिया अकाउंट चलाने में उनके दोस्त विष्णु मदद करते थे। प्यार में उनका नहीं देखी जाती, इसलिए दोनों ने दूसरे से शादी कर ली। हाँ, दोनों खुश हो, दोनों खुश हैं। इंस्टाग्राम देखते थे और इसने बोला कि क्यों भाई तुम्हारे कोई नहीं है, रोटी पानी देने वाला को कोई नहीं है, क्योंकि हमको भी रोटी खाने का कमाने का कोई नहीं है, तो अपन दोनों शादी कर लें, तो कर लो आपकी मर्जी। तो हमने शादी कल सोचने कोर्ट मैरिज कर ली, जयमाला कर ली। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल उन्होंने एक दुकान पर चाय बनाई। इस मौके पर उनका पूरा परिवार और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी को गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने अपने हाथ से चाय भी दी। मुझे लगा कि चाय बनाना भी चाहिए कि चाय ये लोग कैसे बनाता है। आपने देखा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, तो हम लोग भी कार्यकर्ता के नाते चाय बनाना सीख रहे हैं। किस मेहनत से आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। दरअसल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी इंसान का एक नकली रूप तैयार किया जा सकता है जो दिखने, बोलने, सुनने और हाव भाव से लगभग असली इंसान जैसा ही लगता है। देश में 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। ऐसे में मतदाताओं के लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि उनके पास जो प्रचार सामग्री आई है वो असली है या नकली। लिहाजा चुनावों में एआई के गलत इस्तेमाल से खुद सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। देश में आम चुनावों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। लिहाजा राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं।
लेकिन आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि देश विदेश में कई दिग्गज डीप फेक वीडियो और ऑडियो यानी वॉइस क्लोनिंग के शिकार हो चुके हैं, जिससे उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अब ये आ गया कि आपके मन की बात कोई पढ़ ले, यानी अपने आप जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, जो सब कुछ है, उसमें आप क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस पार्टी की विचारधारा को देख रहे हैं, ट्विटर पर आप क्या देख रहे हैं, फेसबुक पर आप क्या देख रहे हैं, इससे जो है आपके माइंड को रीड किया जा सके कि आपका झुकाव किस तरफ, किस पार्टी के एजेंडे को देख रहे हैं। दरअसल इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के लिए एक अलग तरह की चुनौती पैदा कर दी है। दरअसल डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान का नकली रूप बनाया जा सकता है, जो असली इंसान की तरह बोलता है, चलता है, काम करता है, बात करता है। यहाँ तक कि चेहरे के हाव भाव भी बिल्कुल असली इंसान जैसे ही लगते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कुछ देशों में हुए चुनाव डीप फेक और AI के बेजा इस्तेमाल का खामियाजा वहाँ के नेता भुगत चुके हैं। पिछले साल सितंबर में स्लोवाकिया के आम चुनाव में प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी के नेता माइकल सिमेका को AI इतना भारी पड़ गया कि वो चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव जीतने पर बियर की कीमत दोगुनी कर देंगे, जबकि वास्तव में सिमेका ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी, बल्कि किसी ने डीप फेक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो वायरल कर दिया था। ये घटना भले ही दूर देश की है, लेकिन डीप फेक का खतरा भारत में भी राजनीतिक दलों और नेताओं के इर्द गिर्द तेजी से मंडराने लगा है, क्योंकि चुनावी मौसम में ऑडियो और वीडियो क्लोनिंग का खतरनाक खेल खेला जा सकता है। इसका इस्तेमाल करके गलत सूचना फैलाई जा सकती है। बस किसी भी राजनीतिक नेता की आवाज का क्लोन बनाएं और उस वीडियो क्लिप पर उसका चेहरा लगाएं और साझा कर दें। ये जीतने का सहारा बनेगा, ये कहना बड़ा मिथ्या सा लगता है। इसलिए ये जीतने का सहारा बनेगा क्योंकि जब वोट डालने आप जाते हैं तो वहाँ ईवीएम मशीन होती है। ईवीएम मशीन में आप जाकर के पार्टी लोगों का नाम है, तो वहाँ ये नहीं होगा। हाँ, आपके डिस्कशंस, आपकी आइडियोलॉजी, आप जो बात करते हैं वो जरूर वो पढ़ के वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी कि नीतियों पर बात करते हैं या किसी रिलीजियस बातें करते हैं या आप जातिगत कास्ट की बातें करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं, देश की बात, प्रदेश के संदर्भ में बात, ये सारी बातें एक आर्टिफिशियल तरीके से कलेक्ट करके जिनको जरूरत है उनको इसके डिजिटल वर्ल्ड में पहुंचाने के माध्यम कहते हैं। अब तक तो फोटो या वीडियो से छेड़छाड़ के ऐसे मामले ही सामने आते रहे हैं जिनका फर्जीवाड़ा किसी तरह पकड़ लिया जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस फर्जीवाड़े को इतना बारीक बना दिया है कि ये बिल्कुल वास्तविक जैसा ही लगता है। स्लोवाकिया की घटना तो एक वानगी भर है। पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए चुनाव में BRS पार्टी के मुखिया और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का डीप फेक वीडियो बन गया, जिसमें राव कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे थे। BRS की तरफ से चुनाव के दौरान उनके खिलाफ डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नकली आवाज में वहाँ के चुनाव को लेकर एक वीडियो जारी किया गया। ये घटनाएं इशारा करती हैं कि देश विदेश तक चुनाव में अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने या खुद के पक्ष में वोटरों को रिझाने की मंशा से डीप फेक का इस्तेमाल तेजी से शुरू हो गया है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के चुनाव को डीप फेक से अछूता रखना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में किसी उम्मीदवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला डीप फेक वीडियो चुनाव के दिन या मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले वायरल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उस उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। देखिए, वोटर को समझने के लिए, कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी हमारे सोशल मीडिया के, डिजिटल वर्ल्ड के, डिजिटल एडवांसमेंट के और कैसे कैसे दुनिया में क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि आप देखिए G20 कंट्रीज को लेकर के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि दुनिया भर के लोग आए और सबको कैसे AI के माध्यम से हमारे ड्राइवर हमारे बात किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन वो उनको हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास उनकी लैंग्वेज में पहुंच रहा है। तो ये हम देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो इसके पॉजिटिव भी बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन डीप फेक जैसी चीजें भी हैं जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बातें भी वो आ जाती हैं, किसी हीरोइन की बातें आती, किसी हीरो कहीं भी कुछ ला करके डीप फेक में जाता है। उसको लाने के लिए रेगुलेशंस भी तमाम तरह के डीप फेक को लेकर चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कहा है कि उनके समर्थक फर्जी खबरें न फैलाएं। वहीं AI को लेकर पुलिस के सामने भी कड़ी चुनौती है, क्योंकि मूल और नकली वीडियो के बीच अंतर कर पाना आसान नहीं है।
हालांकि चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कोई भी पार्टी कर सकती है। ये राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनियों से डेटा खरीदती हैं। हालांकि किसी का पर्सनल डाटा ऐसे खरीदना लीगल नहीं है। AI का दुरुपयोग जमकर किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या कहता है कानून। IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E के तहत बिना इजाजत किसी की फोटो और वीडियो बनाने पर 3 साल सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस नियम के तहत गोपनीयता के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं IT एक्ट सेक्शन 67 के तहत सॉफ्टवेयर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी की अश्लील फोटो बनाने और उसे शेयर करने पर 3 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि डीप फेक के मामले में IPC के सेक्शन 66C, 66E और 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें IPC की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। भारत में चुनावी मौसम में AI को सियासी दल सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा चुनावों में AI के गलत इस्तेमाल से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से फिर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका भी मौजूद रहीं। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला। चर्चा है कि इस बार राहुल एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे वो पहले यूपी के अमेठी से भी सांसद रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में अलग अंदाज में नजर आई। दरअसल वो चालसा इलाके में एक चाय बागान में पहुंची, जहां उन्होंने चाय की पत्तियां तोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दुकान में पहुंचकर चाय बनाई और लोगों को भी दी। अपने जनसंपर्क अभियान में ममता बनर्जी चाय बागान में मजदूरों से बातचीत करती भी नजर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा की। इस दौरान नड्डा के साथ उनकी पत्नी और बेटे के अलावा सीएम समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सभी ने वहां महाकाल की आरती भी की। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से 7 दिन में जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने इसे आखिरी मोहलत बताया, क्योंकि पहले भी जवाब मांगा गया था। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब इस केस में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी गुरुवार को अपना नामांकन करेंगी। इससे पहले उन्होंने विश्राम घाट पर यमुना पूजन किया। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं हेमा मालिनी ने यमुना शुद्धिकरण का संकल्प भी लिया। कल मेरा नामांकन है, तो उससे पहले मेरा जो ये कार्य है, ये इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आज पहले किया है मैंने। आरजेडी नेता बीमा भारती ने बिहार की पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये वही सीट है जहां से कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी अपना पर्चा भरने का ऐलान कर चुके हैं। वो गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच नामांकन दाखिल करने के बाद बीमा भारती ने एक बार फिर पप्पू यादव से समर्थन मांगा। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रैली की। इस दौरान उनके साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। अपनी रैली में अमित शाह ने कहा कि दोबारा उनकी सरकार आने पर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जेल से रिहाई हो गई। उन्होंने जेल से निकलने के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। संजय सिंह की रिहाई के बाद उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी का भी जोश हाई है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि ईडी के पास पीएमएलए की धाराओं के मुताबिक सबूत नहीं है, जबकि ईडी ने कहा कि गवाहों के बयान में हवाला के आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए के डिजिटल सबूत नष्ट किए गए हैं। अदालत ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है।
दिल्ली में शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की 6 महीने बाद रिहाई हो गई। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल शाम तक आदेश आने के आसार हैं। दिल्ली के IBL-BS अस्पताल में इलाज करा रहे व्हीलचेयर पर बैठे संजय सिंह की तस्वीर सामने आई। वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी रिहाई की शर्तें तय हुई। पहली ये कि संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। दूसरी, NCR से बाहर जाते वक्त जांच अधिकारी को यात्रा का ब्यौरा देंगे। तीसरी, दिल्ली NCR से बाहर रहने पर अपना मोबाइल लोकेशन ऑन रखेंगे। और चौथी कि संजय सिंह शराब घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही 1 लाख के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड भरकर संजय सिंह की रिहाई हुई। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह के घर के बाहर ढोल भी बजे, डांस भी हुआ, लेकिन असली जश्न सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद होगा। न्यायपालिका का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संजय जी को राहत दी है और हमारे लिए खुशी तभी होगी जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ मिल के तक अभी, क्योंकि मेरी खुशियाँ अधूरी है। सत्य की जीत हुई है और अभी बाकी जो केसेस हैं उनको भी जल्दी ही बेल मिलेगी, जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है इस केस में। तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जहां से भी बेल मिल सकती है सबको बेल मिले और सब बाहर आए और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। उधर केजरीवाल को लेकर सुबह से 2 जगह हलचल थी। एक तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि जेल में केजरीवाल की सेहत को खतरा है, और दूसरे केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर अदालत में बहस चल रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल के प्रति गवाहों के बयान उनके पास हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ईडी की ओर से दलील पूरी होने के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये धारा 19 PMLA के तहत अवैध गिरफ्तारी को चुनौती का मामला है। वहीं दिल्ली के मंत्री आतिशी ने जेल में केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो उनका वजन कम हो गया है। मतलब आतिशी जी ये कहना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं इसलिए हमारा नाम ले लिए, मानसिक दिवालिया हो गए हैं इसलिए मेरा नाम ले लिए। क्या व्हाट आतिशी वांट टू प्रूव? अगर आतिशी ये कहना चाहती हैं कि इस समय अरविंद केजरीवाल बीमार हैं तो ये वो जाने भैया। हमारे लिए तो जैसे जेल जाते समय थे वैसे ही गिरफ्तारी से रोकने के लिए भी दिख रहे थे। हालांकि तिहाड़ प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को रोजाना घर से खाना पहुंचाया जा रहा है। शाम को करीब 4:30 बजे 2 युवक गाड़ी में सवार होकर केजरीवाल के लिए खाना लेकर जेल पहुंचते हैं। दरअसल चुनावी सीजन में ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार के नाम पर NDA बनाम इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेता सवाल उठाते हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते ही पाक साफ हो जाते हैं। जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस पे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं वो जब भाजपा में चला जाता है तो वो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम व्हाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। हालांकि भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर बीजेपी चुनाव में फ्रंट फुट पर है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक कहते दिख रहे हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार भी घिरी नजर आ रही है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनावी समर में वोटर किसका राज तिलक करते हैं और किसे 5 साल का वनवास देकर सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 73,877 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 19 अंक नीचे फिसला, ये 22,435 पर आ गया। निफ्टी के 30 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े। सोना 830 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 69,200 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 1700 रुपए बढ़ी हैं। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत अब 80,700 रुपए हो गई। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.3% रहने का अनुमान जताया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती एसयूवी टोयोटा टेजर को बिक्री के लिए बाजार में उतार दिया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 13 लाख रुपए है। जर्मनी की कंपनी BMW और टाटा के बीच एक अहम करार हुआ है। इसके तहत ये दोनों कंपनियां भारत में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर को लेकर मिलकर काम करेंगी। इसके लिए पुणे और बेंगलुरु समेत दूसरी जगहों पर कुछ सेंटर खोले जाएंगे, जहां ऑटोमेटेड ड्राइविंग और डैशबोर्ड सिस्टम जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तैयार होगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज प्रगति मार्ग में बात होगी बिना ड्राइवर के चलने वाली कार की, जिसे बनाया है भोपाल के युवा इंजीनियर संजीव शर्मा ने। फिलहाल इसका ट्रायल रन चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसका ट्रायल रन पूरा हो जाएगा, यानी इसके बाजार में उतरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए भोपाल और देखते हैं कि कैसी है यह बिना ड्राइवर वाली कार। सड़क पर अपनी रफ्तार में चलती इस सफेद गाड़ी को देखकर क्या आप सोच सकते हैं कि ये बगैर किसी ड्राइवर के चल रही है? हैरान हो गए ना आप? लेकिन ये सच है। भोपाल की सड़कों पर दौड़ती ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। सड़क किनारे खड़े लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाती है। सामने से छोटी गाड़ी आ रही हो या बड़ी, बाइक हो या साइकिल, बिना किसी रुकावट के आसानी से रास्ता बना लेती है। उबड़ खाबड़ रास्ता हो या चिकनी सड़क, अपनी रफ्तार खुद तय करती है। अगर आपका मन ललच रहा है इस गाड़ी के लिए, तो फिलहाल ऐसी गाड़ियां बाजार में नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही आ सकती हैं, क्योंकि इसका ट्रायल रन प्रगति पर है। बड़ी खबर निकल रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पे एक IIT ग्रेजुएट ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि अपना रास्ता न केवल खुद तय करती है, बल्कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट को भांप कर सेंसर के जरिए, कैमरों की नजर से और कई सारे एल्गोरिथम को नजर में रख करके फिर ये गाड़ी उस रुकावट से, यानी सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उससे बच करके वो निकल जाएगी। ये गाड़ी बनाई है IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके भोपाल के युवा इंजीनियर संजीव शर्मा ने। इसे बनाने में इन्होंने करीब 8 साल की कड़ी मेहनत की है। ये गाड़ी रोबोटिक तकनीक से चलती है। इसमें 12 कैमरे, कई तरह के सेंसर और आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी में लगा सॉफ्टवेयर गाड़ी के आसपास का 3D मैप बना लेता है और गाड़ी सामने मौजूद दूसरी गाड़ियों या इंसानों का आकलन करके आगे बढ़ती है।
जो ऑटोनमस व्हीकल होता है उसमें आपके विजुअल सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा और लिडार देख रहे हो, ऊपर भी आपके कैमराज और लिडार्स हैं। सो जो कैमरे जो लिडार है वो विजुअल सेंसरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करने वाला जो AI सॉफ्टवेयर होता है उसे हम परसेप्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इस फील्ड में। कितने कुल कैमरे लगे हैं इस कार में? सो अभी ये हमारी जनरल पर्पस R&D व्हीकल है। सो यहाँ पे हम लोग ऑन रोड, ऑफ रोड, कैंपस, अर्बन, सबअर्बन हर तरह का डेमो करते हैं। सो हर एक पर्पस के लिए हमने काइंड ऑफ एक अभी 12 कैमरेज का सिस्टम अभी माउंटेड है व्हीकल में। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेमो और कैपेबिलिटी जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ कैमरेज एंड सेंसर्स एक्टिव होते हैं एक बार में। संजीव शर्मा ने साल 2015 में स्वायत्त रोबोटिक नाम से अपनी कंपनी बनाई और यही अपने सपनों की कार भी बनाई। चाह यही कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साल 2021 में इस ऑटोमेटिक गाड़ी का ट्रायल शुरू किया और अब तक वो करीब 50,000 किलोमीटर तक ट्रायल रन कर चुके हैं। उम्मीद है कि साल के अंत तक इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा। अगर कोई रास्ते में रुकावट है, कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो ये गाड़ी उसे भांप करके अपनी सारी इक्वेशन को सटीक करके अपने सेंसर के जरिए, कैमरों के जरिए ये उसको इवेल्युएट करती है और उसके बाद फिर ये गाड़ी आगे अपने सफर पे निकल जाती है। फिलहाल इस R&D की पूरी प्रक्रिया है जो अभी आगे चलती रहेगी, लेकिन कम से कम इतना है कि इस तरह की गाड़ियां जब वाकई में देश की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी तो देश में सफर जो है वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। IIT में पढ़ने वाले छात्र हर साल प्लेसमेंट सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक समय था जब IIT में पढ़ने वाले सभी छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट में ही जॉब पक्का हो जाता था, लेकिन अब IIT के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में इस साल लगभग 2000 छात्रों में से 712 ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अभी तक लगभग 36% छात्र ऐसे हैं जिन्हें जॉब प्लेसमेंट नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट सीजन आधिकारिक तौर पर मई तक खत्म हो जाएगा। प्लेसमेंट से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक हर साल कैंपस प्लेसमेंट ना पाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 3% बढ़ी है। साल 2023 में IIT बॉम्बे के कुल 2209 छात्रों में से 1485 को कैंपस प्लेसमेंट मिला था, यानी कि लगभग 33% छात्र जॉब पाने में असफल रहे थे। रिपोर्ट में IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट सेल के हवाले से कहा गया है कि पिछले साल ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन यानी कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने की वजह से कंपनियों को कैंपस में बुलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। ज्यादातर कंपनियां संस्थान की तरफ से प्लेसमेंट के दौरान तय किए गए सैलरी पैकेज को देने में असमर्थ थी और यही वजह है कि पिछले साल आई 380 कंपनियों में ज्यादातर भारतीय कंपनियां थीं, जबकि IIT कैंपस में प्लेसमेंट देने में इंटरनेशनल कंपनियों की संख्या अमूमन ज्यादा रहती है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच के रजिस्टर्ड छात्रों को 100% प्लेसमेंट नहीं मिला है। कैंपस में खासतौर पर कोविड महामारी के बाद जॉब प्लेसमेंट को लेकर ज्यादातर छात्र चिंतित नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कई छात्र कैंपस प्लेसमेंट के ऑफर इसलिए भी ठुकरा रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेज की तुलना में उसी पोजीशन के लिए कम सैलरी पैकेज मिल रहे हैं। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक IIT बॉम्बे की गिनती देश के तीसरे सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है। जाहिर है IIT बॉम्बे में कैंपस प्लेसमेंट में कमी आना बड़ी चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर हमने IIT दिल्ली के कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। IIT एक ऐसी जगह है कि बच्चे बेफिक्र रहते हैं कि IIT पे हमने पढ़ाई करी है, IIT से पढ़ाई की है तो नौकरी हमें ये मिलेगी। तो सेम वही चीज, वही माइंडसेट आपका भी? मेरे ख्याल से जॉब्स तो लोगों की लग जाती है, पीपल हु आर डिजर्विंग एंड जो यहाँ पे काम करते हैं उनको जॉब्स मिल जाती है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया 36% बच्चों को जॉब नहीं मिली है, तो आपको नहीं लगता वो डर यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी ना मिले? यहाँ पे भी ऐसा होता है कि शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई होती है अपने आप से, बिकॉज बचपन से हमें ये बताया जाता है कि 1 करोड़ के ऊपर की नौकरियां लगती है और वो सब, तो शायद वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोगों को यहाँ पे डर लगता है। बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे तो
इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से नौकरियां लग सकती है। मतलब जिन फ्रेंड से मेरी बात होती है, मोस्ट ऑफ देम वर हायर्ड इन दिसंबर एंड अभी रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू वीक्स द अदर स्टूडेंट्स वर आल्सो हायर्ड। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हो कि 36% अनप्लेस्ड है, थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे इस नंबर में, बिकॉज जिन लोगों से मेरी बात होती है सबकी लग गई है, एटलीस्ट अभी एज ऑफ नाउ सबकी लग गई है। नहीं मतलब ऐसा नहीं होता, देखा तो यही है कि जितने लोगों की, जो लोग वर्क हार्ड करते हैं उन सबकी लग जाती है और इतना टफ नहीं है। मतलब एक डिसेंट सीजीपी अगर मेंटेन्ड है और अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं तो लग जाती है, इतनी टफ नहीं है आईटी के लिए। एक हम भी जितने सीनियर्स को अभी जानते हैं 4th ईयर के, सब वेल प्लेस्ड है और यही है कि अगर मेहनत करेंगे तो लग जाएगी मेहनत करोगे तो। आई थिंक जो मैक्सिमम जिनके नहीं लगते दे आर यूजुअली गोइंग फॉर हायर स्टडीज लाइक MBA या UPSC के प्रिपरेशन। बट स्टिल एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहता होगा ना कि IIT जैसी जगह है वहाँ पे भी नहीं मिली, तो फिर यहाँ आके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा हुआ? एक्चुअली द थिंग इज कि CG एक डिसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ऑल्सो 6 इज काफी डिसेंट टू गेट अ डिसेंट लेवल ऑफ प्लेसमेंट। तो उसके नीचे अगर लोगों को फील होता है कि उनकी कम है तो वो अपने आप ही 3rd 4th ईयर से प्रिपेयर करने लगते हैं टुवर्ड्स UPSC एंड MBA। सो मेनी ऑफ देम डोंट इवन सिट फॉर प्लेसमेंट्स और फोकस ऑन दैट। एक बार स्टार्ट इससे भी अफेक्टेड होते हैं कि बच्चे जो है वो UPSC कर रहे हैं बहुत, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या फिर आगे हायर स्टडीज में जा रहे हैं, क्योंकि IIT दिल्ली को जैसे आपको पता होगा कि IIT दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी अच्छा एक माहौल है और काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट है। तो यहाँ से अनेक स्टार्टअप्स निकलते हैं जो कि आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। तो अनेक बच्चे प्लेसमेंट में स्किप कर देते हैं, बैठते ही नहीं है, जबकि वो डिजर्विंग होते हैं। तो उसके वजह से भी जो नंबर्स होते हैं वो कई बार रिपोर्ट्स में ऐसा लगता है कि कम आए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे बैठते ही नहीं है। फिल्म साइलेंस 2 का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले फिल्मी मोड़ पर। अभिनेता आयुष्मान खुराना के गाए गाने अब बॉलीवुड में ही नहीं विदेशों में भी गूंजेंगे। उन्होंने दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू पहुंचाने के लिए देश की बड़ी म्यूजिक कंपनी वार्नर म्यूजिक इंडिया के साथ एक वैश्विक रिकॉर्डिंग डील साइन की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो अपने संगीत को वैश्विक दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं और अपने नए गाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को आएगा। दरअसल 8 अप्रैल को अभिनेता अल्लू अर्जुन का जन्मदिन भी है, लिहाजा उनके फैंस के लिए निर्माताओं की ओर से ये बड़ा तोहफा होगा। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर आप अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बड़ी मियां छोटे मियां देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब इस फिल्म को आप IMAX 3D पर भी देख सकेंगे, यानी एक बेहतर साउंड क्वालिटी और डेप्थ एक्सपीरियंस के साथ। फिल्म ईद के मौके पर अगले बुधवार यानी 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें वो एक बार फिर ACP अविनाश वर्मा के किरदार में नजर आए हैं। वहीं प्राची देसाई ने इंस्पेक्टर संजना भाटिया का किरदार निभाया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 16 अप्रैल को रिलीज होगी। साइलेंस 2 साल 2021 में आई फिल्म साइलेंस का सीक्वल है। अभिनेत्री कृति खरबंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किन्नरों को अपनी शादी का नेक दे रही हैं। दरअसल कृति अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती हैं, तभी उनके पास कुछ किन्नर आती हैं और उनसे नेक मांगती हैं। फिर कृति उन्हें मुस्कुराते हुए 100 रुपए का नोट देती हैं और बताती हैं कि उनके पास ज्यादा कैश नहीं है और इसके लिए वो उन्हें सॉरी कहती हैं। पिछले महीने 15 मार्च को कृति खरबंदा ने अभिनेता पुलकित सम्राट के साथ शादी की है। अच्छा बेटी निकालो बेटा, थैंक यू। मोटोरोला ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। अब देश में कॉल फॉरवर्ड नहीं हो सकेंगी। टेलीकॉम मंत्रालय ने सभी कंपनियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए। सरकार ने ऑनलाइन और फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए ये फैसला लिया। ये नियम 15 अप्रैल से लागू होगा। इस तरह मोबाइल फोन में *401# डायल करके कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा नहीं मिलेगी। संजय निरुपम की बड़ी मुश्किल तो उधर अमेरिका में आया भयंकर तूफान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
प्रधानमंत्री मोदी जल्द लोकसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों में जोर लगाएंगे। वो महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 18 रैलियां प्रस्तावित हैं, जबकि बिहार में पीएम मोदी 15 रैलियां करेंगे। वहीं तमिलनाडु में 4 दिन तक प्रचार किया जाएगा। कांग्रेस ने पार्टी नेता संजय निरुपम पर बड़ा एक्शन लिया। उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अबुधाबी में बने पहले बड़े हिंदू मंदिर में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। दरअसल जनता के लिए खुलने के 1 महीने के अंदर ही यहां 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इस मंदिर का उद्घाटन किया था। महिला क्रिकेट टीम इस महीने जाएगी बांग्लादेश। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए सीधे चले खेल चक्कर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद थे। वॉन ने यहां बल्लेबाजी की, जबकि बच्चे उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम को बड़ा झटका लगा। दरअसल तेज गेंदबाज शिवम मावी चोट की वजह से आईपीएल के सीजन से बाहर हो गए। इसकी जानकारी लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच यहां 28 अप्रैल से 9 मई तक 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इसको लेकर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड में सहमति बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अगले कुछ मैच नहीं खेलेंगे। कहा जा रहा है कि वो अपनी वीजा से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए बांग्लादेश लौट गए हैं। आईपीएल के ठीक बाद अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। इसी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए मुस्तफिजुर को अमेरिका की वीजा के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया को पूरा करना है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।